दाऊद के चूंकि वो कई सारे सीक्रेट्स जानता था और इसके अलावा दाऊद के कई सारे लोगों की उसने हत्या करवा दी थी। और भारतीय खुफिया एजेंसियां उसका इस्तेमाल करते हुए जो दाऊद के लोग थे, जो दाऊद के करीबी थे, उनको खत्म करने का एक सिलसिला शुरू कर दिया गया। मुंबई का एक इलाका तिलक नगर 1997 में जहां 19 साल का एक लड़का सहकार सिनेमा के बाहर टिकट ब्लैक करता था। नाम राजेंद्र सदाशिव निखलजे। एक दिन सिनेमा हॉल के बाहर पुलिस का लाठी चार्ज हुआ तो 19 साल के राजेंद्र ने मुंबई पुलिस की लाठियों से पुलिस को ही पीटना शुरू कर दिया, जिसमें एक दो नहीं बल्कि कई पुलिस वालों को चोट लगी। यही राजेंद्र आगे जाकर छोटा राजन कहलाने लगा, जो पहले दाऊद की डी कंपनी का नंबर 2 बना और फिर उसी दाऊद का सबसे बड़ा दुश्मन। छोटा राजन का परिवार महाराष्ट्र के सातारा जिले से आता है। छोटा राजन के पिता सदाशिव मुंबई के उत्तर पूर्वी उपनगर चेंबूर इलाके में आकर बस गए थे अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ। और छोटा राजन का असली नाम जो है राजन निकालजे है। तो वहाँ पे जो छोटे छोटे गैंग थे उसमें एक गैंग को उसने ज्वाइन किया जिसका नाम था राजन गैंग। एक्चुअली में बड़ा राजन नाम से था। एक राजन नायर नाम का एक गैंगस्टर था जो पहले एक दर्जी हुआ करता था, टेलर हुआ करता था, जो आगे जाके गैंगस्टर बन गया। छोटा राजन ने किया तो फिर नाम ऐसे चालू हुआ कि बड़ा राजन, छोटा राजन। अंडरवर्ल्ड में अगर किसी का नाम छोटा या बड़ा रखा जाता है तो वो इसलिए रखा जाता है क्योंकि एक ही नाम के दो शख्स हो सकते हैं। तो ऐसे में उनके कद के, उनके फिजिकल हाइट के आधार पर जो है किसी को बड़ा या छोटा कहते हैं, या फिर उनके अनुभव के आधार पर जो है किसी को बड़ा या छोटा कहा जाता है। 80 की दौर की शुरुआत में बड़ा राजन की दोस्ती मुंबई की अंडरवर्ल्ड में बड़े बनते जा रहे एक शख्स से हुई, जिसका नाम था दाऊद इब्राहिम कास्कर। और दाऊद ये करता था कि उसको अगर कोई काम करवाना है तो एक तरह से आउटसोर्स कर देता था। अगर शहर के अलग अलग इलाकों में उसको किसी को मरवाना है या किसी को धमकी दिलवानी है या कोई आपराधिक काम करवाना है तो उसके पास अपने खुद के इतने लोग नहीं होते थे, तो उसने एक तरह से कोलैबोरेशन कर रखा था अलग अलग इलाकों में। जो वहाँ के लोकल गैंगस्टर्स थे, जो लोकल वहाँ के दादा थे, वहाँ के गुंडे थे, उनके साथ उसने हाथ मिला रखा था। और दाऊद को चूँकि बदला लेना था अपने विरोधी गैंगस्टर, खासकर पठान गैंग थे, तो उसने बहुत सारे क्राइम के काम थे वो आउटसोर्स करने शुरू किए और अपने पहला था दाऊद जिसने इस तरह का काम किया था। और दोनों के बीच में कोलैबोरेशन हो गया। दाऊद के कहने पर दाऊद से सुपारी लेके बड़ा राजन ने एक पठान गैंग के सदस्य की हत्या भी करवाई थी। और धीरे धीरे जो है दाऊद और बड़ा राजन के बीच में जो है दोस्ती गहरी हो गई। और इसी दरमियान जो है छोटा राजन का परिचय भी दाऊद इब्राहिम से हुआ। अब आगे चल के होता यह है कि बड़ा राजन की हत्या हो जाती है। हर नई कहानी तब शुरू होती है जब एक कहानी खत्म हो जाए। छोटा राजन की अंडरवर्ल्ड में बड़े बनने की कहानी भी राजन नायर की कहानी की मौत यानी कि उसके खत्म होने से हुई। और छोटा राजन धीरे धीरे दाऊद के बेहद करीब चला जाता है। दाऊद के कई सारे काले कारनामे, उसके जो काला कारोबार है उसकी वो जानकारी रखता है और दाऊद के आदेश पर जो है वो काम करता है। दुश्मनों को निपटाने का काम या किसी से वसूली करना है, स्मगलिंग का काम, ये तमाम काम जो है छोटा राजन दाऊद के लिए करने लग जाता। और एक वक्त आ गया कि उसने दाऊद का नंबर 2 बन गया था। पूरी तरह से गैंग एक तरह से कि राजन ही एक्चुअल चला रहा था। कुछ ही वक्त में दाऊद का वो सबसे भरोसे का आदमी बन जाता है, दाऊद का दाहिना हाथ बन जाता है। जब दाऊद 1986 में 1986 में दाऊद जब भारत छोड़कर दुबई में सेटल हो जाता है तो उसके 1.5-2 साल बाद 1988 में छोटा राजन भी उनके पीछे दुबई चला जाता है। बहुत ज़्यादा अहमियत देता है छोटा राजन को। गैंग के कोई भी फैसले लेने होते थे तो छोटा राजन से बात करके लेता था। और दाऊद
और छोटा राजन की इस करीबी की वजह से जो दाऊद गिरोह के कुछ लोग थे वो परेशान थे, उनको ये करीबी पसंद नहीं आ रही थी। और कुछ लोग इतने महत्वाकांक्षी थे कि उनको लगता था कि दाऊद के बाद जो नंबर 2 पोजीशन छोटा राजन की है वो पोजीशन हमारी होनी चाहिए। अपने भाई से ज़्यादा जिम्मेदारी अनीश से था, उससे ज़्यादा जिम्मेदारी तो उसने राजन को दे के रखी थी। लेकिन दूसरे जो लोग थे, तो छोटा शकील, शरद शेट्टी और ये लोग, उसके वजह से एक जलन थी या उनको ये लगा कि कभी ये तख्ता पलट भी पूरी तरह से कर देगा अगर बहुत ज़्यादा पार होला। दाऊद के गैंग में छोटा राजन की बढ़ती रुतबे को खत्म करने के इरादे से छोटा शकील, शरद शेट्टी, सुनील रावत एक साथ आ गए। और एक ऐसा मौका आया जब दाऊद के बहनोई इब्राहिम पारकर की नागपाड़ा में 1991 में हत्या कर दी गई। अरुण गौली गिरोह की वजह ने वो हत्या की थी। इन दोनों गैंग्स के बीच में दुश्मनी चल रही थी। दाऊद गिरोह ने अरुण गौली के भाई पापा गौली की हत्या की थी, तो उसका बदला लेने के लिए अरुण गौली ने इब्राहिम पारकर की हत्या करवा दी नागपाड़ा में। दाऊद की जो बहन है हसीना पारकर, उसके पति थे ये इब्राहिम पारकर। दाऊद इब्राहिम चाहता था कि जल्द से जल्द इसका बदला लिया जाए और हर बड़े काम की तरह इस काम की जिम्मेदारी भी छोटा राजन को ही मिली। छोटा राजन जो है उसने ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई, ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने में। ये कहा कि वहाँ पे सिक्योरिटी काफ़ी है, देखना पड़ेगा, और छोटा राजन काफ़ी वक्त लगा रहा था। इस बीच सौत्या दाऊद से कहता है, मेरे को बस एक मौका और दो भाई, और आप देखोगे कि मैं कैसे सिक्योरिटी तोड़कर बदला लेता हूँ। सौत्या दाऊद के पैर छूकर निकलता है। अब छोटा शकील और सौत्या के लिए यही मौका था कि छोटा राजन को दाऊद की नजर से गिराया जाए। और फिर बाद में उत्तर प्रदेश से शूटर्स को बुलाकर, ब्रजेश सिंह, सुभाष सिंह ठाकुर जैसे और दूसरे शूटरों को बुलाकर जे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। जे हॉस्पिटल पर हमले के लिए AK-47 का इस्तेमाल किया गया। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक 500 राउंड फायरिंग हुई और यहाँ दाऊद का बदला पूरा हो चुका था और डी कंपनी में छोटा राजन के अंत की शुरुआत भी। दाऊद भी कहीं ना कहीं एक नेक्स्ट लेवल, एक अगली ऑर्बिट में जाने का सोच रहा था। और 93 के जो दंगे हुए थे मुंबई के अंदर, सांप्रदायिक दंगे, उसने दाऊद को अपना जो शायद वो प्लान था उसको और तेजी से एक्सपेडाइट करने का किया था। इस बीच में 93 का ब्लास्ट हो गया। 12 मार्च 1993 के मुंबई बम धमाके हुए, जो दाऊद इब्राहिम ने ISI के कहने पर अपने लैंडिंग नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए किया था। तो जब ये पूरी ब्लास्ट की साजिश रची गई, जब ये पूरी कॉन्स्पिरेसी तैयार की गई, तो छोटा राजन को उसकी भनक तक नहीं लगने दी गई। उसमें दाऊद और अनीस थे, इसके अलावा मुस्तफ़ा डोसा था, ISI के लोग थे। तो इन तमाम लोगों के बीच में फिर टाइगर मेवन उसमें इन्वॉल्व था। छोटा राजन इस बात से दाऊद से नाराज था कि उसे मुंबई सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में कुछ नहीं बताया गया, और दूसरी ओर छोटा शकील की ओर से राजन को काफिर कहा जाने लगा और जरूरी बैठकों में शामिल नहीं किया गया। दाऊद इब्राहिम के खिलाफ एक जबरदस्त पब्लिक सेंटीमेंट था और उसे देश विरोधी करार दे दिया गया था। तो उसके गैंग के भी बहुत सारे जो मेंबर थे जो खासकर अलग हो गए थे, क्योंकि लोगों का मानना था कि एक स्मगलिंग या एक अंडरवर्ल्ड एक्टिविटी करना एक बात था और देश विरोधी गतिविधि करना एक दूसरी बात है। तो बहुत सारे लोग जिनको लग रहा था कि देश विरोधी गतिविधि करना गलत काम है लेकिन अंडरवर्ल्ड तक ठीक है, वो ऐसे बहुत सारे लोग हैं माइग्रेट कर गए राजन के पास, जिसमें दाऊद गैंग के बहुत सारे गुर्गे थे, वो भी थे, दाऊद गैंग के फाइनेंसर भी थे। हम इसे छोड़ेंगे नहीं। तो ये घटना हुई थी कि किस तरह से दाऊद के शूटर छोटा राजन तक पहुंच गए थे। 1993-94 आते आते दोनों गैंग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। 93 का ब्लास्ट के बाद में गैंग था वो दो हिस्सों में, कम्युनली दो हिस्सों में डिवाइड हो गया और राजन को कहीं से खबर भी लग गई थी कि अब जो दाऊद है वो उसका खात्मा करना चाहता है। छोटा राजन को एक बहाना मिल गया दाऊद गिरोह से अलग होने का।
वहीं दूसरी तरफ जैसे कि कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है, तो जब दाऊद और छोटा राजन में दुश्मनी हो गई तो भारतीय खुफिया एजेंसियों ने छोटा राजन का इस्तेमाल करने की सोची दाऊद के खिलाफ, क्योंकि दाऊद अब एक देशद्रोही घोषित हो चुका था, एक आतंकवादी बन चुका था। तो ऐसे में दाऊद को खत्म करने के लिए उसके किसी दुश्मन का इस्तेमाल किया जाना जरूरी था, और वो दुश्मन भारतीय एजेंसियों को मिल गया छोटा राजन के रूप में। और ऐसे में फिर छोटा राजन दाऊद को छोड़कर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में अलग अलग जगह पर रहने लगा। छोटा राजन के गायब होने के बाद छोटा शकील के तेवर और हौसले डी कंपनी में बुलंद हो गए। यहीं से जो छोटा राजन कभी दाऊद का दाया हाथ था, अब उस जगह को छोटा शकील ने भर दिया। अगले कुछ साल छोटा राजन ने कुआलालंपुर, कंबोडिया और इंडोनेशिया में छिपते हुए बिताए। और भारतीय खुफिया एजेंसियां उसका इस्तेमाल करते हुए जो दाऊद के लोग थे, जो दाऊद के करीबी थे, उनको ख़त्म करने का एक सिलसिला शुरू कर दिया गया। यहाँ तक कि दाऊद को मारने तक की 2-3 बार कोशिशें की गई, लेकिन दाऊद हर बार बच निकला, क्योंकि उसे आईएसआई का प्रोटेक्शन था, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का प्रोटेक्शन था। अपने एरिया ऑफ ऑपरेशन बनाया। दाऊद गैंग को उसने हर चीज़ के अंदर उसने सफ़र कराया, चाहे मुंबई की, अगर वहाँ पर फॉरेन में रह के मुंबई में अगर रियल एस्टेट बिजनेस या उससे एक्सटॉर्शन की बात हो, राजन ने वहाँ भी झटका दिया, वहाँ अपना हिस्सा बना लिया। बॉलीवुड के अंदर उसने अपना हिस्सा बना लिया था। उसके अलावा नारकोटिक्स की हम बात करें, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की बात करें, लैंड ग्रैबिंग की बात करें, हर जगह तो उसने अपना जो हिस्सा था, फाइनेंसर्स की बात करें, होटेलियर्स की बात करें, सब जगह उसने दाऊद गैंग को हिस्सा करते हुए एक अच्छा खासा वर्टिकल स्प्लिट कर लिया। तो दाऊद के चूंकि वो कई सारे सीक्रेट्स जानता था, और इसके अलावा दाऊद के कई सारे लोगों की उसने हत्या करवा दी थी, तो अब ऐसे में दाऊद पर बदला लेने का भूत सवार हो गया। काफी कोशिशों के बाद साल 2000 में छोटा राजन का पता दाऊद गैंग को लग चुका था। तो मुन्ना झिंगारा नाम का एक शूटर था दाऊद के लिए काम करने वाला, जिसको शकील ने ही लाया था, और उस शूटर के साथ जो है 3-4 लोग थाईलैंड भेजे गए। 14 सितंबर 2000 को 4 लोगों ने छोटा राजन के अपार्टमेंट पर हमला किया, जिससे बच निकलने के बाद राजन को एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। बैंकॉक की पुलिस ने पकड़ लिया। भारत से कुछ मीडिया चैनल भी गए जब वहाँ पर उनकी कोर्ट में पेशी वगैरह हो रही थी, और जब मुन्ना झिंगारा से पूछा गया कि भाई तुमको किसने भेजा है, तो उसने कहा शकील बॉस ने भेजा है, और साथ में उसने ये भी कहा राजन को फिर मारेंगे। बहुत से आए थे नॉर्वे लोग, हम लोग दोपहर बेचारा किसके भेजा टूगे बा शकील बॉस, और कितना पैसा मिला था? पैसे या थोड़ी ना सजा। राजन था, वो भी इनके साथ था, और थाईलैंड के साथ हमारी कोई ट्रीटी नहीं थी जिससे उसे ले जा सके, और साथ ही उसने वहाँ के उसके भी जो नेटवर्क था, उसने लोगों को वहाँ पे मैनेज किया, वहाँ के अधिकारियों से लेके तमाम लोग को, और एक दिन राजन थाईलैंड से फरार हो गया। साल 2003 के बाद से दाऊद इब्राहिम के गिरोह ने मुंबई की ज़मीन पर एक भी गोली नहीं चलाई है, किसी बड़े शूटआउट को अंजाम नहीं दिया है। साल 2003 में दाऊद के छोटे भाई इकबाल कास्कर को जब डिपोर्ट करके मुंबई लाया गया, उसके बाद से दाऊद गिरोह मुंबई में एकदम से साइलेंट हो गया। राजन गिरोह भी थोड़ा बहुत एक्टिव था, और साल 2011 में राजन गिरोह पर 2 बड़े शूटआउट्स को अंजाम देने का आरोप लगा। एक तो मई के महीने में पाकुड़े स्ट्रीट में शूटआउट हुआ एक, जिसमें दाऊद के भाई इकबाल कास्कर पर एक रात गोली चलाई गई। उसका जो बॉडीगार्ड था वो उसमें मारा गया। पापुड़िया शूटआउट एक बड़ी घटना थी जो छोटा राजन गिरोह की ओर से अंजाम दी गई थी, और उसके कुछ दिनों बाद ही जेडे का मर्डर हो गया। जेडे एक क्राइम रिपोर्टर थे, एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार थे। जब हुआ तो एक तरह से पूरे देश में तहलका मच गया था, और इतने बड़े रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट की जिस तरह से हत्या हुई, तो उसने फिर से मुंबई पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए कि एक पत्रकार की इस तरह से हत्या हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये मुंबई पुलिस की नाकामी है। और जल्द से जल्द मुंबई पुलिस की कार्यक्षमता पर एक तरह से सवालिया निशान खड़े हो गए। छोटा राजन ने जेडे की हत्या क्यों करवाई? क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है, और जब भी मेरी जेडे से बात होती थी, तो जेडे हमेशा छोटा राजन के बारे में अच्छा ही बोलते थे, और वो कहते थे कि वाकई में
छोटा राजन जो है एक देशभक्त डॉन है। छोटा राजन और उसके लोग ये वाकई में ये देश प्रेमी हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं और इसी वजह से ये दाऊद के लोगों के पीछे पड़े हैं, दाऊद के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। तो इसमें अलग अलग थियरीज आई। इस मामले में एक पत्रकार को भी पकड़ा गया कि उसने छोटा राजन को उकसाया हत्या करवाने के लिए। हालांकि कोर्ट में वो बात साबित नहीं हो पाई और उस पत्रकार को बरी कर दिया गया। मैंने बताया कि राजन जो था वो काम का थोड़ा कच्चा भी हो गया था। मतलब एक बार उस पर हमला हो गया था, बाद में वो कुछ भी सुनकर अलग अलग तरीके से उसने बहुत बिहेव किया था, जिसकी वजह से उसका ना सिर्फ ये की किलिंग बल्कि उसका अपना गैंग भी बुरी तरह से टूट गया था उसके इसी बर्ताव की वजह से। मुंबई पुलिस से मामला सीबीआई के हाथों में गया और सीबीआई ने एक थ्योरी पेश की कि छोटा राजन ने जेडे की हत्या इसलिए करवाई क्योंकि छोटा राजन पर जेडे एक किताब लिख रहे थे जिसका शीर्षक था चिंदी फ्रॉम रैग्स टू रिचेस। अंडरवर्ल्ड में किसी को भी चिंदी बोलना एक बहुत बुरी गाली मानी जाती है और छोटा राजन को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि उसको डिमीन करने की कोशिश की जा रही है, उसको नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है और साथ में छोटा राजन के कान भी भरे गए थे। साल 2013 में मुंबई के बिल्डर अजय गोसालिया और अरशद शेख की हत्या केस में भी छोटा राजन गैंग के लोगों का ही नाम आया। इंटरपोल ने छोटा राजन को पकड़वाने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। कि छोटा राजन इंडोनेशिया में गिरफ्तार होने से पहले तक ऑस्ट्रेलिया में रहता था और ऑस्ट्रेलिया का पता छोटा शकील को चल चुका था और छोटा शकील साजिश बना रहा था ऑस्ट्रेलिया में ही छोटा राजन को ख़त्म करने के लिए। तो जो भी वेल विशर्स थे छोटा राजन के, जिन्होंने छोटा राजन से काम करवाया था, उन्होंने फिर उसको सलाह दी कि आप ऑस्ट्रेलिया से निकलिए और अपनी गिरफ्तारी दे दीजिए। तो ऐसे में छोटा राजन ऑस्ट्रेलिया से निकलकर इंडोनेशिया में आया, बाली में आया और बाली हवाई अड्डे पर उसकी गिरफ्तारी हुई। वो फर्जी नाम से ट्रैवल कर रहा था। दाऊद उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और दाऊद को ख़त्म करने के लिए वो ताउम्र लड़ता रहेगा। तो ये बात उसने जब वो कस्टडी में था बाली की पुलिस के, तब उसने ये बात कही थी। इंडियन एयरफोर्स के एक विशेष विमान से दिल्ली लाया गया और काफ़ी सुरक्षा बरती गई क्योंकि डर था कि कहीं दाऊद गिरोह या फिर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI अपने लोगों के मार्फत से छोटा राजन को ख़त्म ना करवा दे। तो एक डमी कॉन्वॉय में मीडिया को जो है गुमराह करने के लिए वहाँ से डमी कॉन्वॉय निकाला गया। तो सब मीडिया के लोगों को लगा कि कहीं छोटा राजन इसी में से तो नहीं बैठ के निकल गया है और वहीं से उसके खिलाफ करीब 70 के आसपास मामले जो हैं मुंबई में उसके खिलाफ दर्ज थे। उन तमाम मामलों को महाराष्ट्र सरकार ने CBI को सौंप दिया। वह नेचुरल ऑर्गेनिक तौर पर अरेस्ट हुआ है या एक अरेस्ट एक तरह से मैनेज की गई थी और तमाम चीज़ें थी? बिकॉज राजन आता है इंडिया में आता है, दिल्ली में जाता है और उसके खिलाफ तमाम केसेस थे और बहुत आसानी से CBI के पास ट्रांसफ़र हो जाते हैं और उसको वहाँ पे रखा जाता है। मुंबई को अवॉइड करता है बिकॉज मुंबई के या महाराष्ट्र की जो जेलें हैं, ये जेलों के अंदर भी ये गैंग्स अपने आप तो ऑपरेट होते हैं, उनके अपने अपने ग्रुप है। अब एक एक करके उन तमाम मामलों के ट्रायल्स जो है मुंबई की विशेष CBI अदालत में चलते हैं, जिसमें कि आप तो छोटा राजन दोषी ठहराया जाता है, उसको सज़ा होती है या फिर उसमें वो बरी हो जाते हैं। उनके अपना सोर्सेस है, उनसे भी वो लगातार वहाँ पे दूर है, तो एक डिस्टेंस पर है, तो उसके लिए एक सेफर एटमॉस्फेयर है उसके। छोटा राजन की गिरफ्तारी के साथ ही अब छोटा राजन का गिरोह भी खत्म हो चुका है और जहाँ तक दाऊद का सवाल है तो जिस तरह का प्रोटेक्शन पाकिस्तान ने दाऊद को दे रखा है, तो वैसे में अब लगता नहीं है कि छोटा राजन की मदद से दाऊद का कुछ किया जा सकता है, उसको मारा जा सकता है या उसको लाया जा सकता है, क्योंकि छोटा राजन का गिरोह जो है अब लगभग खत्म सा हो गया है और उसके तमाम शूटर भी पकड़े जा चुके हैं। वो खुद भी बीते 6-7 सालों से जेल में है।
तो मुझे लगता है कि छोटा राजन की कहानी जो है उसकी गिरफ्तारी के बाद से ख़त्म हो जाती है।